नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हर साल अनाउंस होती है, CSR ग्रांट। और हमारे NGO कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सेक्टर इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए काफी लंबे समय से वेट करता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात करने वाला हूँ HCL ग्रांट के बारे में। तो इस HCL ग्रांट को हम कैसे प्रोसेस करेंगे और कैसे हमें इसे फाइल करना है, ये पूरी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, जिससे कि इस वीडियो को देखते हुए आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आपका आवेदन प्रस्तुत कर सकें, आपको इसके आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या असुविधा महसूस ना हो। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की ओर, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी ग्रांट आवेदन को जल्द से जल्द जो है प्रोसेस जरूर करेंगे। चलिए, मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसके माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में बता सकूं और समझा सकूं। चलिए, हम चलते हैं मेरे एक मेल पर, जो कि HCL फाउंडेशन के द्वारा भेजा गया है, जहां पर इन्होंने बताया है कि HCL टेक ग्रांट इंडिया के 10th एडिशन की ग्रांट एप्लीकेशन के लिए पोर्टल अब लाइव है, और ग्रांट एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है। यहाँ पर कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर जो विशेष जानकारी है वो ये है कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 CR टू 50 लाख। यानी कि पहले जब हम HCL ग्रांट का आवेदन किया करते थे, तो वहां पर हमारे 3 साल की जो ऑडिट है उसका एवरेज जो है वो 1 CR होना चाहिए था, जो कि अब HCL के द्वारा घटा दिया गया है। अब आपका 3 साल का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 50 लाख तक भी अगर अवेलेबल है, तो आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो एवरेज एक्सपेंडिचर 1 करोड़ से 50 लाख किया गया है, ये सिर्फ दो कैटेगरीज के लिए किया गया है, एक हेल्थ सेक्टर और एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट की कैटेगरी थी वो सेम रहेगी, राइट। तो यहां पर आपको ये जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी था कि जब आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं, तो अब आपको 1 CR का जो आपका एक टारगेट होता था कि 3 साल की फाइनेंशियल ईयर हमारी जो है वो 1 CR प्लस होनी चाहिए, हमारे जो एवरेज एक्सपेंडिचर है हमारे ऑडिट्स का। तो उसके लिए अब आपको 1 CR नहीं काउंट करना, अब आप 50 लाख अगर आपकी एवरेज काउंट आ रही है आपके एक्सपेंडिचर्स लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स की, तो आप इस ग्रांट के लिए इजीली जो है आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं इसके साथ ही आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस ग्रांट के लिए आवेदन 25 जून 2024 को क्लोज कर दिए जाएंगे। यानी कि अभी ये ग्रांट एप्लीकेशंस लाइव हैं। ये मेल हमारे पास 12 मई को रिसीव हुआ है, 3 दिन पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमारे पास एक पर्याप्त समय है इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, जो कि 25 जून तक लास्ट रहेगा। यहाँ पर एक विशेष चीज जो इन्होंने बोल्ड की हुई है, एज ऑलवेज दिस इज ए फ्रेश एडिशन। हमेशा की तरह एक फ्रेश एडिशन होता है, और जो भी NGOs जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था या पहले अपने आप को रजिस्टर किया हुआ था, उन्हें वापस अप्लाई करना है। वापस एप्लीकेशन के लिए जो आपकी पुराने क्रेडेंशियल्स थे उनको आप यूज ना करें। दे वुड नीड टू री रजिस्टर, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। दे कैन ऑलवेज रजिस्टर यूजिंग द सेम क्रेडेंशियल्स, यानी कि पिछली बार आपने जो भी यूजर नेम या पासवर्ड यूज किया था, आप सेम उसको यूज कर सकते हैं। और उससे ही अपने जो है क्रेडेंशियल आप सेम क्रेडेंशियल्स आप जो है फिर से नए बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर आपको अपना नेम देना होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना होता है, ईमेल एड्रेस देना होता है,
यूजर नेम के अंदर आप अपनी संस्था का मेल आईडी या फिर कोई पर्टिकुलर यूजर नेम आप यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं। संस्था का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके बाद आपको फिल करना है मोबाइल नंबर। देन आफ्टर आपको अपना स्टेट फिल करना है, सिटी फिल करना है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको ग्रांट की कैटेगरी चूज करनी है। एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट, तीन जो है ग्रांट आई हुई हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया कि आपकी जो एवरेज है 3 साल की टर्नओवर वो 50 लाख होनी चाहिए, और अगर एनवायरनमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो आपकी मोर देन 50 लाख ही होनी चाहिए, यानी कि जो 1 करोड़ का टारगेट दिया गया था वो होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर सेक्टर आप जो है आप जिसमें वर्क कर रहे हो वो पर्टिकुलर सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है, और क्रिएट न्यू अकाउंट पर जो है क्लिक करके अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करूंगा, और इस डिटेल को फिल करके मैं आपके साथ लाइव इसको प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे हमें अब इस पे जब हम क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज आता है या फिर क्या हमें आगे की इंटीमेशंस मिलती हैं। सो लेट मी पॉज द वीडियो। चलिए मैंने इस एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट किया है, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था इसको कंप्लीट किया। अब मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज आता है, और आगे हमारा अकाउंट जब क्रिएट होता है तो किस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक वेलकम मैसेज विद फर्दर इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू यू थ्रू द मेल एड्रेस, यानी कि हमारे मेल एड्रेस पर जो है इससे संबंधित जानकारी जो है वो भेज दी गई है। चलिए चलते हैं अपने मेल की ओर और एक बार वेरीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास एचसीएल फाउंडेशन से हमारी जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। चलिए जी, अब ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन एचसीएल ग्रांट बाय फाउंडेशन, यू मे नाउ लॉग इन बाय द सेम लिंक। हम इस लिंक पर जाते हैं और हमारा जो भी पर्टिकुलर हमें यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये कहता है कि आप अपना जो है पासवर्ड बनाइए। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तब तक के लिए मैं एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड जो है फिल कर दिया है। सेव एंड लॉग इन एज जो मेरा यूजर नेम है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है लॉग इन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर जो है मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पासवर्ड के साथ अब यहाँ पर जो है लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मेरा यूजर डैशबोर्ड क्या कहता है उस पर हम चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस आता है जिस पर ये कहता है कि आपको एक ईमेल भेजा गया जिसमें एक वन टाइम सिक्योरिटी कोड है, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो मैं अपने जो है उस कोड को रिसीव करता हूँ और यहाँ पर फिल करने के बाद पहले इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को फिर से पॉज कर रहा हूँ। चलिए, हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पर अब हमारे पास आ गई हैं कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पर हमें बताया गया है कि सभी फील्ड्स मैंडेटरी हैं जिन पर स्टार लगा हुआ है। ऑल फील्ड्स हैव डिफाइंड वर्ड लिमिट, हर एक फील्ड की कुछ डिफाइंड वर्ड लिमिट्स हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। फिल कंटेंट इन कंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर्स, आपको जो भी कंटेंट फिल करना है वो कंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर्स में फिल करना है। कीप सेविंग योर डाटा वाइल वर्किंग ऑन द फॉर्म टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी आप फॉर्म को फिल करें यानी कि प्रोजेक्ट अप्लाई करें तो आपको बीच बीच में इसको सेव का बटन जो है आप क्लिक करते रहिएगा जिससे कि आपका डाटा सेव होता रहे। मेक श्योर यू रिसीव नो एरर वाइल सबमिटिंग द फॉर्म, इफ यू डू सो देन करेक्ट दोज एंट्रीज एंड सबमिट अगेन। अगर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं रहना चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई एरर महसूस होता है, आप फॉर्म सबमिट करने में अनएलिजिबल हो पाते हैं, तो आपको चेक करना है कि आपने गलती कहाँ पर की है, उसको आपको करेक्ट करना है और उसको फिर से सबमिट करना है। यूजर्स विल बी एबल टू सेव द फॉर्म इन एनी ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में फॉर्म को सेव कर सकते हैं। फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड इन सीक्वेंस, आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, उसके बाद प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट और देन ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंटेशन। इस प्रकार से आपको एक सीक्वल के अंदर जो है प्रोजेक्ट को इस एप्लीकेशन को फिल करना है। मेक श्योर डिक्लेरेशन फॉर्म इज अपलोडेड विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ द डेजिग्नेशन पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैम्प। जो डिक्लेरेशन फॉर्म इसके अंदर मांगा गया है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपको सील और साइन करके उस पर भेजना है, ये इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। ध्यान दीजिएगा, एचसीएल ग्रांट प्रोजेक्ट शुड बी फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट इश्यूज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं
उन पर बेस्ड होना चाहिए आपका ये प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आप एजुकेशन के लिए ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं, आप हेल्थ के लिए ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट के लिए ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं वो मेनली फोकस्ड हो फॉर द डेवलपमेंट इश्यूज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट पर आधारित आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका एजुकेशन पर बेस्ड हो, चाहे वो हेल्थ पर बेस्ड हो, चाहे वो आपका जो है एनवायरनमेंट पर बेस्ड हो। Health Tech Education has defined eligibility criteria for application organization in each category. Refer to check. आपकी जो है एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर एप्लीकेंट के लिए डिफाइन किया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता दिया था कि आपकी क्या टर्नओवर होनी चाहिए, क्या सब चीजें आपसे डिमांड की गई हैं, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप उसके हिसाब से आप जो है इस पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, एनवायरमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, राइट। इंडिकेटिव एक लिस्ट दी गई है सब थीम एरियाज की, राइट। उसको आपको जो है पहले से चेक कर लेना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है फर्दर इंस्ट्रक्शंस को भी जो है आप डेफिनेशंस को आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। HCL टेक ग्रांट फंडिंग इज फॉर 4 years एंड ₹5 करोड़। आपको कुल 4 वर्षों के लिए लगभग 5 करोड़ का अमाउंट आपको दिया जाता है। प्रोजेक्ट विद हायर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी प्रपोज इफ फंडिंग इज sourced from other donors, governments. Such details should be clearly captured in budget format. यानी कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसका बजट 5 CR से ऊपर है, तो आपके साथ अदर डोनर कौन है या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो जितना अमाउंट आपको वो सपोर्ट करी वो सब चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी होंगी आपके बजट फॉर्मेट के अंदर, राइट। तो हमारे पास अब शुरू होता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर हमसे पूछा गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, राइट। तो यहां पर हमें कैसे इसको फिल करना है, क्या क्या जानकारी हमसे मांगी गई है और कैसे हमें इसको सबमिट करना है, चलिए इस पर हम जल्दी से एक नजर दौड़ा लेते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट करने का जो है प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें देनी है अपनी एजुकेशन, अपनी कैटेगरी, यानी कि इस किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक कैटेगरी एजुकेशन की जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपको देनी है अपनी वेबसाइट, तो जो भी आपके पास वेबसाइट अवेलेबल हो, मैंने कई बार आपको बताया कि यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट आजकल मैंडेटरी हो चुकी है, तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो आपके पास वेबसाइट होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पर मैं जो है फिल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है पर्टिकुलर वेबसाइट हमने फिल कर दी है। उसके बाद यहाँ पर पूछी जाती है आपसे आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, तो जो भी आपकी संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पर क्लिक करके आपको पिक करनी है। पिक करने के लिए आप पहले ईयर्स पर जाएंगे, यहाँ पर जो भी ईयर है आपका उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके मंथ को सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से अपनी डेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे है वही आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, तो आप सेम को कॉपी करके यहाँ पर जो है पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप उसको टाइप भी कर सकेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको अपना स्टेट, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, देन आफ्टर आपका फाउंडर का नेम, यहाँ पर आपके जो भी फाउंडर हैं उनका यहाँ पर आपको नेम फिल करना होता है। देन आफ्टर फिल करनी होती है आपको अपने CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। वो फिल करने के बाद हमें आप जो है भरना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका CSR 01 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हम अपने पर्टिकुलर जो CSR फॉर्म है हमारा, हम वहाँ से जो है एक अपना जो CSR 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम यहाँ पर जो है डिस्क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप अपना CSR रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट पर यहाँ पर राइट एक नंबर मिलता है CSR, और उसके बाद 000 के साथ आपका एक नंबर स्टार्ट होगा, वो नंबर आपको जो है ओपन करना है। चलिए यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर नंबर को फिल कर देंगे। देन आफ्टर हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि हम सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, सेक्शन 8 हैं, तो हम पर्टिकुलर उस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस भी एक्ट में आपकी संस्था रजिस्टर्ड है। अगर आप सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं आप सोसाइटी सेलेक्ट करेंगे, आप ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है आप ट्रस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप CBOs हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप FPO हैं यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वट जो भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, तो उसके लिए आप अदर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसको आप फिल कर देंगे, राइट। चलिए जी,
अबाउट द फाउंडर। अब आपको यहां पर 100 वर्ड्स के अंदर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर हैं उनके बारे में लिखना है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य आपको तीन चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन चीजें। जब भी आप अपने फाउंडर के बारे में लिखते हैं, उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशन और इस संस्था को ऑपरेट करने के पीछे उनका विजन क्या था, इन तीनों चीजों को डिस्क्लोज करते हुए जो पैराग्राफ बनता है आपका 100 वर्ड्स के अंदर, आपको वो पैराग्राफ यहां पर जो है पुट ऑन कर देना है। अब यहां पर 150 वर्ड्स के अंदर जो है आपको डिफाइन करना होता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था के बारे में। तो यहां पर जब हम बात करते करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की, अपनी संस्था के बारे में लिखने के लिए, तो मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे साथी अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहां पर डाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना होता है। तो जनरली जो हम अपने प्रिकॉशन, अपने जो जनरल वर्ड्स यूज करते हैं, हमारी संस्था कब से रजिस्टर्ड हुई, इस जर्नी के दौरान हमने क्या क्या चीजें अचीव की, तो हमारे जो भी माइलस्टोन रहे, जो भी हमारी अचीवमेंट्स रही, वहां से लेकर यानी कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर, यानी कि जब हमारी संस्था का जन्म हुआ वहां से लेकर अभी तक की जर्नी आपने कैसे कंप्लीट किया और उसके अंदर आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उन शब्दों में यहां पर 150 वर्ड्स में आप अपने एनजीओ का प्रोफाइल डालिए, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, कि यहां पर जो भी फिगर आप डालते हैं वो इंडियन रुपीस के अंदर होनी चाहिए। यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, वो यहां पर मेंशन करना है, 21 22 का यहां पर मेंशन करना है, 22 और 23 का यहां पर मेंशन करना है। जो भी आपका एक्सपेंडिचर और इनकम, दो फेज होते हैं आपके ऑडिट के अंदर, तो एक्सपेंडिचर वाला फेज यहां पर फिल करना है और इनकम फेज यहां पर फिल करना है, राइट। तो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों आपको जो है यहां पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी नेम। प्लीज इंडिकेट इफ ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंटेड एंड इन ए प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन इफ वर्किंग विद चिल्ड्रन, अगर आप बच्चों के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपकी उस पर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन पर कोई डॉक्यूमेंटेटेड आपका जो है प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट है या नहीं है, आपकी कोई पॉलिसी है या नहीं है, तो वो आपको सिलेक्ट करनी है यस और नो में, राइट। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों के साथ आप वर्क कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए आपकी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप यस टिक करेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नो टिक करेंगे। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है तो आप एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एनए को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इसमें जो है यस टिक करते हैं तो यहां पर इन प्रैक्टिस चाइल्ड प्रोटेक्शन भी आप जो है, उसके बाद आपकी इन प्रैक्टिस में है आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो आपकी जो पॉलिसी है, तो वो आपको यस और नो टिक करनी है या फिर नॉट एप्लीकेबल टिक करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी जानकारी जो है वो फिल करनी है। मैं फिलहाल यहाँ पर जो है नो टैग करके आगे बढ़ता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है आपका, डॉक्यूमेंटेशन फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टिकल में आपके इन प्रैक्टिस है या नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप देखिए ये ध्यान रखिएगा, हर एक संस्था की अपनी एक पॉलिसीज होती हैं। जैसे जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वेबसाइट की यूज जो है पॉलिसीज होती हैं, राइट, प्राइवेसी पॉलिसी होती हैं। ऐसी एक संस्था की, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल में ये तमाम पॉलिसीज होती हैं, लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्शन एंड ब्राइबरी, इस पर आपकी क्या पॉलिसी बनी हुई है, डाटा प्रोटेक्शन पर आपकी क्या पॉलिसी है, फाइनेंस एंड अकाउंट पर आपकी क्या पॉलिसी है, ग्रेवियंस रिड्रेसल पर आपकी क्या पॉलिसी है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज पर आपकी क्या पॉलिसी है, इंक्लूजन में आपकी क्या पॉलिसी है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन या इक्वालिटी पर आपकी क्या पॉलिसी है, पॉस्को पर आपकी क्या पॉलिसी है ना, प्रोक्योरमेंट पर आपकी क्या पॉलिसी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट पर आपकी क्या पॉलिसी है, विसल ब्लोअर पर आपकी क्या पॉलिसी है। तो ये जो तमाम पॉलिसीज हम अपनी संस्था के अंदर बनाते हैं, ऑलमोस्ट देखा गया है कि लगभग देश भर की 12%, मात्र 12% एनजीओ इस प्रकार की अपनी पॉलिसीज मेंटेन करती हैं। अगर आपने ये मेंटेन कर रखी है देन वेल एंड गुड, अगर आपने मेंटेन नहीं की है तो मैं इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन पर आपके आई बटन पर मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप उस
पर्टिकुलर चैनल पर जाकर इन सारी पॉलिसीज के बारे में देख समझ और जान सकते हैं, और वहां से अपने लिए, अपनी संस्था के लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज आप जो है वो रेडी कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन के अंदर आपको दे रहा हूं। तो ये पॉलिसीज आपने अगर रेडी कर रखी, देन वेल एंड गुड। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ नो फिल करता रहूं तो मुझे प्रोजेक्ट मिलने के आसार बढ़ जाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जहां आपका जवाब जो है नो 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 रहता है, तो वहां पर आपके जो चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट है वो आपके डिक्रीज होते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपने पॉलिसीज मेंटेन नहीं की हैं तो इसको जल्दी से मेंटेन कीजिए। ऊपर आई बटन में मैंने आपको वीडियो का लिंक दे दिया है। चलिए जी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस वीडियो का लिंक जो है जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पर फिर बात करते हैं जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंटेशंस हैं। आपके पास 12 एटीजी है या नहीं है? आपके पास यस है तो कॉम्प्लिएंट जो है 12 अवेलेबल है या नहीं है? आपके पास एटीजी अवेलेबल है या नहीं है? कॉम्प्लिएंट अवेलेबल है या नहीं है? राइट। तो ये आपको जो है फिल करना है। सीएसआर रूल्स एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, क्या आपके सीएसआर रूल्स हैं? कोई आपने क्रिएट किए हुए हैं कोई सीएसआर रूल? देखिए, जैसे एक कंपनी की सीएसआर पॉलिसी होती है, वैसे एक एनजीओ की भी सीएसआर पॉलिसी होती है। और मैंने बताया कि ये जो तमाम चीजें हैं ये ऑलमोस्ट 12% एनजीओज ही फॉलो अप कर रही होती हैं। तो आपके ऊपर जो एप्लीकेबल सीएसआर रूल्स हैं, ठीक है, वो क्या है और वो कॉम्प्लिएंट हैं या नहीं है, ये आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। देन आफ्टर आपके पास ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? ऑलमोस्ट जो कि मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 में से जो मेरी प्रेफरेंस रहती है वो रहती है सेक्शन 8। और जब भी आप सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके साथ आपको ईपीएफ या ईएसआई रजिस्ट्रेशन जो है साथ में होकर मिलता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करवाती हैं। मैंने तमाम बार देखा है, काफ़ी बार संस्थान मुझसे कहते हैं कि सर हमने इस प्रोजेक्ट पे बेस्ट वर्क भी कर रखा, हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अच्छी बनाई हुई है, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट पास क्यों नहीं होता? उसका कारण होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक तरफ अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखा रहे होते हैं कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, एक अकाउंटेंट रहेगा, एक फलाना रहेगा, एक ढिमका रहेगा। उसकी सैलरीज आप 35,000, 40,000, 25,000, 15,000 जो है आप चार्ज कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अंदर। लेकिन उन डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना आप ईपीएफ या ईएसआईसी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं लगाते हैं, तो इस वजह से भी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है। उसका एक कारण है, बेसिक कारण है, ध्यान रखिएगा। हर एक स्टेट का एक नॉर्मल मिनिमम पे वेज होता है, जैसे कि दिल्ली का 9,300 समथिंग है, हरियाणा का 8,400 समथिंग है, 8,700 समथिंग है। तो हर एक स्टेट का एक मिनिमम पे वेज होता है। उस मिनिमम पे वेज से अबव जैसे ही आप किसी को सैलरी रिकमेंड करते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको फलानी पोस्ट पर रख रहा हूं और मैं इसको 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी दे रहा हूं, तो आपके ऊपर ईएसआईसी, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए एम्प्लॉयर, और उसको ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड देना आपके ऊपर एक नियम लागू हो जाता है, जैसे आप उस बेसिक पे स्केल से ऊपर उठते हैं, है ना। तो ईएसआईसी और ईपीएफओ आपके ऊपर लागू हो जाता है, लेकिन आपने क्या किया? आपने प्रोजेक्ट के अंदर बड़े बड़े अमाउंट तो डाल दिए प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि उसके अंदर हम फलाने प्रोजेक्ट मैनेजर को 35,000 सैलरी देंगे, 40,000 सैलरी देंगे, लेकिन आपने अपना ईएसआईसी और ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन साथ में डिस्क्लोज नहीं किया, है ना। तो काफी बार इन छोटी छोटी कमियों की वजह से भी हमारे प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट होते हैं, जिन पर हमारा अमूमन ध्यान नहीं जाता है। बात समझिएगा। तो यहां पर आपका जो ईपीएफ और रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेबल आपके ऊपर है या नहीं है, और कॉम्प्लिएंट है या नहीं है, राइट। तो ये सभी वैल्यूज आपको सेलेक्ट करनी है। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, एफसीआर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, कॉम्प्लिएंट है या नहीं है ना, जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, और जीएसटी नंबर मतलब कॉम्प्लिएंट आपका जीएसटी है या नहीं है। ग्रेजुएटी, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट के अंदर एक जो है ग्रेजुएटी भी होती है। तो ग्रेजुएटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, और वो कॉम्प्लिएंट है या नहीं है, ये भी आपको जो है समझना होता है। हालांकि जो ग्रेजुएटी, मिनिमम पे वेजेस वगैरह, ये सबसे रिलेवेंट जो जानकारियां हैं वो हम पहले भी अपने सेशंस के अंदर दे चुके हैं। तो एक बार आप चैनल पर जो है उन पर्टिकुलर वीडियोस को आप विजिट कर लीजिएगा। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि केसबुक सीरीज 2 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो वहां पर आपको इससे संबंधित
जानकारियां मिल जाएंगी। तो उसके बाद मिनिमम पे वेजेस आपके ऊपर लागू है या नहीं, मैंने कहा था ना आपसे कि जैसे ही मिनिमम पेजेस वेज की वेजेस की बात आती है तो वैसे ही आपके ऊपर जो है ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये सब चीजें जो है एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो सेम आपको जो है ये सभी चीजें आपको फिल करनी है। आपके मिनिमम पे वेजेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं या नहीं है, अगर हैं तो कॉम्प्लिएंट है या नहीं है, पैन नंबर आपके पास एप्लीकेबल है या नहीं है, अगर है तो वो कॉम्प्लिएंट है या नहीं है ना। प्रोफेशनल टैक्स, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेशनल टैक्स काफी जगह एनजीओस पर एप्लीकेबल होता है। अब ये प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सीए से कंफर्म कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर टर्नओवर एंड ऑडिट्स आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होते हैं या नहीं है। ये चीज आपको अपना आपका सीए जो है वो बेटर रूप से जो है कंफर्म कर पाएगा। तो इसको आपको जो है उनसे पूछकर, उनसे सलाह लेकर आपको जो है इसको अप्लाई करना है। टीडीएस, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी संस्थाओं के पास टेन ही अवेलेबल नहीं है। पेन तो अवेलेबल है, यानी कि पैन कार्ड तो अवेलेबल है, लेकिन टेन अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर आपके पास टेन अवेलेबल नहीं है तो आप यहां पर एप्लीकेबल टीडीएस में जो है आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो टेन आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप यहां पर टैक्स रिडक्शन के लिए यानी कि टीडीएस के लिए तब आप अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ योर नॉन प्रॉफिट, अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं अपनी संस्था के नाम पर और आप उस पर आप जीएसटी वगैरह फिल कर रहे हैं, तो आप उस भरे हुए जीएसटी अमाउंट को एज ए टीडीएस आप वापस लेते हैं उस पर, और वो आपको सेवा भोज योजना के तहत वापस मिलता है। तो उसमें आपका टेन एप्लीकेबल होता है। तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं संस्था के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना, जो कि हम हर बार आपको बताते आए हैं, सिखाते आए हैं कि कैसे इस डॉक्यूमेंटेशन को हमें कंप्लीट करना होता है। डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड बायलॉज एंड सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन टू गवर्न इट्स ऑपरेशन? क्या आपकी संस्था के पास बायलॉज, ट्रस्ट डीड या आपका एमओयू या एओए है जो आप पर एप्लीकेबल होता है अपनी संस्था को जो है रन करने के लिए? तो आपको उसके हिसाब से यस टिक करना है, राइट। इफ यस, डू द बायलॉज अलाउ योर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन द एरिया ऑफ एनवायरमेंट? यानी कि क्या आपके बायलॉज में इन्वायरमेंट पर आप काम करेंगे ऐसा मेंशन है, या हेल्थ सेक्टर में वर्क करेंगे ऐसा मेंशन है, क्या एजुकेशन सेक्टर में वर्क करेंगे ऐसा मेंशन है? तो उसको आपको जो है यहां पर फिल करना है। अगर आप नो फिल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, आप एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डज द बोर्ड मीटिंग एट द लास्ट ट्वाइस ए ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर? क्या आप बोर्ड मीटिंग जो है करते हैं? सालाना 2 बार बोर्ड मीटिंग होती है, पता होगा आपको, छमाही मीटिंग्स होती हैं एटलीस्ट, कम से कम, है ना। तो वो आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि नहीं करते? डज द बोर्ड मेंबर कंप्राइज फॉर एटलीस्ट वन थर्ड इंडिपेंडेंट मेंबर्स? क्या आपके बोर्ड मेंबर, जो आपका बोर्ड है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर वन थर्ड जो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं या नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है, राइट। तो आर द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंटेड, साइंड एंड सर्कुलेटेड? क्या आपकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं जो आज तक इस जर्नी के दौरान आपने की हैं, क्योंकि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आपका पूरा चेक किया जाएगा, तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, सर्कुलेटेड होनी चाहिए, है ना। तो आपको हर बार बताया गया कि डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत सारी ग्रांट्स के लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे। और ये जो प्रोसीजर है ये ऑलमोस्ट अब हर एक सीएसआर एजेंसी अब फॉलो करने लगी है। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे देखकर कि ये हर एक चीज पर गौर कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं या नहीं है, आपकी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं या नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो साल में कितनी बार हो रही हैं। और वो आपका अगर प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को अगर अप्रूव करेंगे, तो आपसे वो सारे एविडेंसेस भी आपसे कलेक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल फाइल करनी है, आपको अपना डेजिग्नेशन फाइल करना है, आपका मोबाइल नंबर या अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको फिल करना है यहाँ पर, आपका जो ईमेल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट ईमेल आपका है वो फिल करते हुए आपको इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस क्लिक के साथ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं जल्दी से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को मैं एक बार फिल कर देता हूं, और इस नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद अगला फेज हमारे पास क्या आता है, मैं डायरेक्टली आपको उस पर लेकर चलता हूं। जब तक मैं अपनी वीडियो को जो है पॉज कर रहा हूं, जब तक मैं इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है फिल कर रहा हूं। चलिए जी, हमने अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हमने उसको सबमिट किया तो हमारे पास अब आता है प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन। यहाँ पर हमें कुछ
विशेष बातों का ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रोजेक्ट के टाइटल के अंदर व्हाट, वेयर, टू हुम, ये तीनों चीजों का जवाब आना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, वेयर कहाँ करने वाले हैं, और टू हुम किसके लिए करने वाले हैं, ये जवाब आपके प्रोजेक्ट टाइटल से दिखना चाहिए। इसके अलावा यहां पर आपको मेंशन करना है व्हाट डज दिस प्रोजेक्ट इंटेंड टू डू। 10 वर्ड्स के अंदर आपको प्रोफाइल मेंशन करना है कि ये प्रोजेक्ट क्या करना चाहता है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप क्या करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो यहां पर जो है मेंशन करना है। प्लीज स्पेसिफाई द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, आपको फ्रेश प्रोजेक्ट है, आपकी री एप्लीकेशन है, राइट, या आपका स्केल अप है। ध्यान दीजिएगा तीनों में फर्क क्या है। जब आप कोई नई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो फ्रेश एप्लीकेशन के अंदर जाएगी। आप रिप्लीकेशन यानी कि री अप्लाई कर रहे हैं, रिप्लीकेट कर रहे हैं, राइट, तो आप जो है रेप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आप ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, रनिंग प्रोजेक्ट है आपका, उसको आप स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है स्केल अप पर क्लिक करेंगे। तो इसके हिसाब से आपको अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। देन आफ्टर HCL के लिए कितना बजट है, अदर डोनर के लिए कोई बजट है या नहीं है। टेंटेटिव मंथ्स आपको ऑलरेडी बताया गया था, 48 मंथ्स के लिए जो है आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर पाएंगे। चलिए जी, स्टेट सेलेक्ट कर देना है, जिस स्टेट के अंदर कर रहे हैं आप काम, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप वर्क करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट पर, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रपोज नंबर ऑफ विलेजेस आपके क्या रहेंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। इसके अलावा अगर लगता है आपको उसी स्टेट के अंदर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ और गांव में आप काम कर रहे हैं, तो आपको जनरली जो है ऐड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। सेम स्टेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट जो है अदर डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और इसके हिसाब से आप जो है विलेजेस की संख्या यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे पास 15 विलेजेस थे, और अब झज्जर और जींद के मिलाकर मेरे पास जो है 22 हो गए हैं, तो आप इस प्रकार से संख्या को यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। वाई डू यू थिंक द प्रोजेक्ट इज नेसेसरी, यहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का जस्टिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, वो देना है 175 वर्ड्स के अंदर कि आपका प्रोजेक्ट नेसेसरी क्यों है, ऐसा आप क्यों सोचते हैं। व्हाई डू यू थिंक द प्रोजेक्ट इज नेसेसरी, तो आपको यहां पर उस पर्टिकुलर 175 वर्ड्स के अंदर फिल कर देना है कि आपको क्यों लगता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है नेसेसरी है, इसको संपादित होना चाहिए, प्रोजेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है वो आपको डिफाइन करना है। हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिएगा आपके इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किस किस को बेनिफिट पहुंचेगा, ये आपको जो है यहां पर क्लियर करना है। प्लीज प्रोवाइड जेंडर डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, लिस्ट आउट टाइप एंड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज टू गेट इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द प्रपोज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी आपके डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं या इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं उनको भी आपको लिस्ट आउट करना है। बेनिफिशरीज कैन बी टर्म्ड एज एन इंडिविजुअल, यानी कि फार्मर, वुमन, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टीचर, टाइगर, एलिफेंट एक्सेट्रा, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रूप में भी आप उनको जो है टर्म कर सकते हैं। और एज ए ग्रुप, आप एक ग्रुप के रूप में भी उनको डिफाइन कर सकते हैं, इतने हाउस होल्ड को हम बेनिफिट पहुंचाएंगे, इतने एसएचजीज को हमारी तरफ से बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट में, या इतने एफपीओज को हम बेनिफिट पहुंचाएंगे, है ना, इतने फॉरेस्ट एरिया को हम जो है कवर करेंगे, या नंबर ऑफ वाटर बॉडीज, या लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, है ना। तो ये आप जो है यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। इन नो केस द बेनिफिशियरी शुड डुप्लीकेट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, बेनिफिशियरी नंबर्स शुड बी बेस्ड एज रीजनेबल एस्टिमेट बेसिस पास्ट एक्सपीरियंस। तो जो आपके इन नो केस में जो है आपके जो बेनिफिशरीज हैं वो शुड बी डुप्लीकेट बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स, राइट, वो आपके वेरियस ग्रुप में जो है डुप्लीकेट हो जाएंगे। बेनिफिशियरी नंबर शुड बी बेस्ड ऑन रेशनेबल एस्टिमेटेड बेसिस पास्ट एक्सपीरियंस, जो आपके बेनिफिशियरी नंबर है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है यहाँ पर जो आप इसको जो है आपका आपको डिफाइन करना है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी टाइप यहाँ पर मेंशन करना है, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने रहेंगे वो यहाँ पर मेंशन करना है, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टाइप कौन से हैं और प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कितने हैं,
ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी टाइप कौन कौन से हैं, उनके नंबर्स, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी टाइप कौन से हैं और उनके नंबर्स। यहाँ पर आपको, आप चाहें तो आप प्रोजेक्ट बेनिफिशियरीज को यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको जब दूसरा कोई और बेनिफिशियरी जो है यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, आप उसको डिफाइन कर देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ आप जो है कैटेगरीज यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अपनी बेनिफिशियरीज की। व्हाट आर द 5 मोस्ट रिलेवेंट स्ट्रेटेजीज या एक्टिविटीज फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट। आपको 5 मेन इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज को यहां पर डिफाइन करना है, या इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज को आपको डिफाइन करना है, और इसमें भी 175 वर्ड लिमिट्स का भी ध्यान रखना है आपको। तो 5 मुख्य एक्टिविटीज या मेन स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी इस प्रोजेक्ट पर, इसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो वो यहां पर आपको डिफाइन करनी है। व्हाट आर द 5 मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि वही प्रोजेक्ट आउटकम्स या आउटपुट्स क्या रहेंगे आपके, तो वो यहां पर आपको जो है 80 वर्ड्स के अंदर 5 जो है मोस्ट रिलेवेंट आपको यहां पर जो है मेंशन करने हैं। हाउ डू यू एनविसेज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रपोज प्रोजेक्ट। 50 वर्ड्स के अंदर आपको ये डिफाइन करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने किस और कैसे और कहां पर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया, यानी कि यहां पर कौन सी नई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, राइट, या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो यहां पर आपको डिफाइन करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने किसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया या नहीं दिया, है ना, और कहां पर दिया, कैसे होगा उसमें, तो वो आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव ए ग्लोबल प्रेजेंस, क्या आपकी संस्थान की ग्लोबल प्रेजेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल प्रेजेंस इन द सेंस ग्लोब, ग्लोब का मतलब उसके अंदर सारे देश, यानी कि आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्रीज में भी आपकी जो है प्रेजेंस है या नहीं है, तो वो आप सोच समझ कर इसमें जो है जवाब दीजिएगा। व्हाट मेजर्स विल बी टेकन टू इंश्योर इंक्लूजन, हाउ डज द प्रोजेक्ट proposed project promote a culture of inclusiveness irrespective of social physical literacy level, gender, ability, religion, है ना, कैरियर बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स एंड इकोनॉमिक, यानी कि लैंडस्केप, इनकम लेवल, एक्सेस टू सर्विस दैट एनहेंस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। तो आपका प्रोजेक्ट कैसे इंक्लूसिवनेस या जो सोशल और इकोनॉमिकल जो प्रेजेंस है लोगों की या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, उसको कैसे प्रमोट कर रहा है, कैसे इंक्रीज करने में सहायक है, इस बारे में आपको जो है डिफाइन करना है कि आप इन चीजों को कैसे इंश्योर करेंगे, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि कुछ प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है। व्हाट मेजर्स विल बी टेकन टू इंश्योर इंक्लूजन, इसको हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है उसका इफेक्टिवनेस आप कैसे मेजर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाउ विल यू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट रिजल्ट्स, राइट। तो वो आपको यहां पर जो है 50 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना है। व्हाट इज द प्रपोज्ड एग्जिट स्ट्रेटेजी, इस प्रोजेक्ट की एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि वही चीजें मैंने बताया कि कुछ प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, यानी कि इसका हाउ योर प्रोजेक्ट इज सेल्फ सस्टेन्ड, या फिर प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल सरकमस्टांस है वो पूरा होने के बाद वो सेल्फ सस्टेन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इस बात को डिफाइन करना है 50 वर्ड्स के अंदर, राइट। सॉरी, प्लीज प्रोवाइड वेब लिंक्स ऑफ आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, वीडियोज, ऑडियोज, रिसर्च पेपर, जर्नल एक्सेट्रा टू सपोर्ट योर कॉज। आपके प्रोजेक्ट सपोर्ट के लिए, जैसे हम किसी गांव के अंदर किसी पर्टिकुलर विषय पर काम कर रहे हैं कि वहां पर पानी का इशू है, तो उससे संबंधित जो आर्टिकल निकले हो, हम जेंडर बेस पर वर्क करें तो जेंडर बेस से संबंधित जो आर्टिकल्स निकले हों, रिपोर्ट्स निकली हों, कोई ऑडियो वीडियो जो भी आपको लगता है कि इन द सपोर्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई रिसर्च है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं उस पर हम संबंधित रिसर्च करते हैं, तो आपके अपना खुद का कोई जो है आपके पास रिसर्च जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। कोई आर्टिकल है आपका वो सबमिट कर सकते हैं, या फिर कहीं और पब्लिश हुआ कोई आर्टिकल सेम विषय पर हो, राइट, उस पर्टिकुलर इश्यू ऑफ कंसर्न पर हो,
तो आप उसको जो है यहाँ पर सबमिट करना है। आपको मैक्सिमम आप जो यहाँ पर 5 लिंक सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एड वेब लिंक पर क्लिक करते हुए अपने डिफरेंट डिफरेंट जो है लिंक्स को आप यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। अब यहाँ पर मिनिमम प्लीज मेंशन टेंटेटिव बजट अमाउंट अगेंस्ट की बजट हेड्स एज डिफाइंड बिलो। प्लीज नोट ए डिटेल्ड बजट ब्रेकअप विल बी रिक्वेस्टेड एट स्टेज 3। आपसे डिटेल्ड जो बजट ब्रेकअप है वो थर्ड स्टेज यानी कि इसके लास्ट वाली स्टेज में आपसे लिया जाएगा अगर सिलेक्ट होता है तो। द बजट फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट फॉर HCL ग्रांट शुड बी लिमिटेड ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा आपका अमाउंट नहीं होना चाहिए। ऑल्दो एन ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री टू अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट। आप 5 करोड़ से ज्यादा वाले प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको डिफाइन करना होगा कि बाकी के बजट के लिए जो है कौन और कहां से आपको सपोर्ट मिल रही है। सिर्फ HCL टेक ग्रांट जो है वो 5 करोड़ तक के लिए एलिजिबल होगी। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट हेड के हिसाब से, बजट हेड के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट डिफाइन करना है। लाइक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी, उसके लिए टेंटेटिव अमाउंट आपका कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको गलती नहीं करनी है। 1 लाख अगर आपको लिखना है तो आप 1 यूज करेंगे। आपको 10 लाख लिखना है 1 और 0 यूज करेंगे, राइट। तो मेरा अगर मान लीजिए यहाँ पर बजट है 50 लाख, तो मैं यहाँ पर 50 यूज करूंगा। मेरा बजट है 25 लाख, तो मैं यहाँ पर 25 यूज करूंगा, ना कि इसके पीछे 4 और 5 जीरो लगाऊंगा, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया, डिफाइन किया गया कि 1 लाख के लिए आपको 1 यूज करना है, 10 लाख के लिए आपको 10 यूज करना है, 2 लाख के लिए 2 यूज करना है, राइट। तो ऐसे 20 के लिए आप 20 यूज करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बजट देना है। इसमें अदर डोनर से भी कोई बजट मिल रहा है क्या आपको, राइट। तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट सैलरी कितनी जा रही है, प्रोजेक्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या अमाउंट खर्च कर रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या आ रही है आपकी, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या खर्च आ रहे हैं, मिसलेनियस कॉस्ट क्या आ रही है आपकी। ये सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर आपको जो है अपने बजट के अनुरूप यहाँ पर जो है फिल कर देना है। गवर्नमेंट पार्टनरशिप या लेवरेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, अदर्स अगर कुछ है तो यहाँ पर आपको जो है वो डिफाइन कर देना है, राइट। अपलोड मैक्सिमम 3 पिक्चर्स विच बेस्ट डिस्क्राइब और रिलेट्स टू योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट से रिलेवेंट आपको यहाँ पर जो है 3 फोटोग्राफ्स जो है आपको अपलोड करनी है, जिनका साइज जो है यहाँ पर दिया गया है आपको 569 पिक्सल। आपका जो फाइल साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जो है सबमिट करके और इसको नेक्स्ट उस पर जो है लेकर जाना है। तो चलिए पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को जो है फिल कर देता हूं। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, उसके बाद हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पर, देखेंगे हमारी एलिजिबिलिटी वहां पर जो है सेट हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए जी, हमने अपने प्रोजेक्ट के जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन पर। तो यहां पर आपसे मांगा गया है क्या, एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस फॉर्मेट को, और इसको आपको जो है प्रिंट करके सील साइन करना है। संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, संस्था का पैन कार्ड, संस्था का ATG। अगर आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा। जो रिन्यूड है आपके पास ATG का, वो भी आपको जो है यहाँ पर सबमिट करना है। तो ओल्ड सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं जो पिछले 3 सालों में अपने जनरल जो आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेशन है उस पर वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पर आप अपने CA का जो है एक लेटर भी आप जो है अटैच कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों के अंदर सेम सर्टिफिकेशन भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रेस्क्राइब नहीं करूंगा। यहाँ पर जहाँ पर आपसे ATG का ओल्ड सर्टिफिकेट मांगा गया है, यहाँ पर आपने CA सर्टिफिकेट लगाइएगा कि आपकी संस्था के पास पहले कोई सर्टिफिकेशन या ओल्ड सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं था। उसका आप एक एक्नॉलेजमेंट उनका लगा दीजिएगा। सेम आपको जो है 12A के लिए भी वही करना है। यहाँ पर आपसे ओल्ड सर्टिफिकेशन पूछा गया, वहां पर आप, अगर आपके पास पहले कोई सर्टिफिकेशन था ओल्ड वाला, तो यहाँ पर आप जरूर अटैच कीजिएगा। अगर नहीं था, उनके लिए CA का जो लेटर है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर जो है 12A का मेन सर्टिफिकेशन वो अपलोड करना है। 12A का फॉर्म CSR 1 जो है आपका, वो यहाँ पर अटैच कर देना है, यानी कि CSR 1 रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेशन होता है वो अटैच करना है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो ऑडिट है वो यहाँ पर अटैच करनी है, उसके बाद 2022, और उसके बाद 2023। और इस प्रकार से ये एप्लीकेशन को आप यहाँ से जो है सबमिट कर पाते। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में
हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश की है कि हम आपके पास जो है इस HCL ग्रांट को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना आवेदन इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए जल्द ही सबमिट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी ग्रांट एप्लीकेशन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।